Topic of the discussion is normality of the data. Normality of the data is a very important topic in data analytics. शायद ही कोई टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जितना ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. इसको हम डिस्कस दो हवालों से करेंगे कि एक हम ये देखेंगे कि नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा कहते किसको हैं, और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि इस नॉर्मेलिटी को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, और यहीं से हमें पता चलेगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा कहते किसको है. अगर कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो, आपके चंद एक दोस्त आप इकट्ठे बैठे हैं और आप ये असेस करना चाहते हैं कि आप में से कौन सा दोस्त जो है वो नॉर्मल है और कौन सा दोस्त नॉर्मल नहीं है. मुश्किल सवाल है ना, क्योंकि ये असेस करना कि ये बंदा नॉर्मल है या नहीं, तो किस बिना पे हम ये फैसला करेंगे. क्या उसके पहनने वाले कपड़ों के हिसाब से देखेंगे, क्या उसके खाने के अंदाज से हम देखेंगे, क्या उसके बोलने के अंदाज से हम देखेंगे, क्या वो मुख्तलिफ औकात में जिस तरह की वो हरकतें करता है उससे हम देखेंगे. मुश्किल हो जाता है ना. बिल्कुल उसी तरीके से जब हम डेटे को ये देखना चाहेंगे कि डेटा नॉर्मल है या नहीं, वो भी हमारे लिए एक मुश्किल स्टेप. फॉर्चुनेटली हमने कुछ रूल बना लिए हुए हैं कि जिन रूल्स को यूज़ करते हुए हम ये फैसला कर लेते हैं कि डेटा नॉर्मल है या नहीं. अगर मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आऊँ तो आसानी से हम ये कह सकते हैं कि जिस डेटा सेट में ये दो चीज़ें होंगी उसको हम नॉर्मल कहेंगे. कौन सी दो चीज़ें? एक कि उस डेटे में कोई अनयूजुअल वैल्यूज़ नहीं है, यानी उस डेटे में आउटलायर मौजूद नहीं है. दूसरे नंबर के ऊपर हम कहेंगे कि डेटा सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक डेटा क्या होता है? हमने उसकी हिस्टोग्राम में तस्वीर भी देखी थी और हम इसको दोबारा भी देख लेते हैं कि हर उस डेटे को हम सिमेट्रिक कहेंगे जो उसका लेफ्ट साइड ऑफ द डेटा राइट साइड का मिरर इमेज हो, यानी दरमियान में एक एक्सिस हो. राइट साइड के ऊपर जिस तरह हमें अगर शीशा रखें तो लेफ्ट साइड के ऊपर एग्जैक्टली वही चीज़ हमें नज़र आ जाए. अगर कहीं डेटे में 5 मौजूद है तो डेटे में -5 भी मौजूद होगा. अगर कहीं डेटे में -3 मौजूद है तो डेटे में +3 भी मौजूद होगा. मुझे पता है कि ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हो उस डेटा सेट को हम नॉर्मल डेटा सेट कहेंगे. यानी दो क्वालिटीज़ की मैंने बात की कि डेटे में आउटलायर ना हो और डेटा का लेफ्ट साइड राइट साइड का मिरर इमेज हो, वो डेटा सिमेट्रिक हो. अच्छा, इसी चीज़ को हम ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से भी कह सकते हैं. कैसे? हमने डेटे की स्क्यूनेस की बात की थी, हमने डेटे की कर्टोसिस की बात की थी, तो हम इन्हीं दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए डेटे की नॉर्मेलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं. हमने जब स्क्यूनेस की बात की थी तो हमने 3 टाइप्स की स्क्यूनेस को स्टडी किया था: पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, और इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में सिमेट्रिक या बैलेंस डेटा. और जब हमने कर्टोसिस की बात की थी तो हमने 3 किस्म की कर्टोसिस कंसिडर किए थे. फर्स्ट इज लेप्टोकर्टिक, सेकंड एक्सट्रीम इज प्लेटिकर्टिक, और इन दोनों कर्टोसिस के दरमियान में मेसोकर्टिक. तो हम उस डेटा सेट को नॉर्मल कहेंगे जो बैलेंस्ड हो, यानी सिमेट्रिक हो, और जो कर्टोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेसोकर्टिक हो. यानी दो क्वालिटीज़ जिस डेटा सेट में होंगी उसको हम नॉर्मल डेटा कहेंगे. वो बैलेंस्ड हो यानी सिमेट्रिक हो, और नंबर 2 के ऊपर वो मेसोकर्टिक हो, उसमें वो प्लेटिकर्टिसनेस या लेप्टोकर्टिसनेस की कोई बात नहीं होनी चाहिए. इसी चीज़ को मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के हिसाब से आपको कहूँ तो जब स्क्यूनेस को हम कैलकुलेट करते हैं तो स्क्यूनेस की वैल्यू 0 भी आ सकती है, स्क्यूनेस की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, स्क्यूनेस की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है. तो जब स्क्यूनेस की वैल्यू 0 हो उस डेटा सेट को हम बैलेंस्ड या सिमेट्रिक कहते हैं. तो नॉर्मेलिटी की पहली कंडीशन क्या हुई कि स्क्यूनेस 0 होनी चाहिए. वो
ओके। दूसरी शर्त क्या हुई, अब हम कर्टोसिस के हवाले से बात करते हैं। हमने मेसोकर्टिक के हवाले से जब बात की थी तो हमने कहा था कि कर्टोसिस का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो 0 होता है, और फॉर प्लेटिकर्टिक इट इज़ नेगेटिव, फॉर लेप्टोकर्टिक इट इज़ पॉजिटिव। सो जब हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो कर्टोसिस की वैल्यू लाजमी तौर के ऊपर 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन देखे, मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं, 3 डिफरेंट नौइयत से नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन आपको आपके सामने रखी है कि उसकी स्क्यूनेस की वैल्यू 0 हो और उसके कर्टोसिस की वैल्यू भी 0 हो, उस डेटा सेट को हम नॉर्मल कहेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर हमने कहा कि वो बैलेंस्ड हो और मेसोकर्टिक हो, और तीसरे हवाले से मैंने कहा कि डेटे में आउटलायर कोई ना हो, अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन कोई ना हो, और दूसरे नंबर के ऊपर वो बैलेंस्ड हो। तो आपकी मर्जी है, जहां से भी आपको समझ आती है बेहतर तरीके से आप उसको यूज करें। और जब हम न्यूमेरिकली किसी को देखना चाहेंगे SPSS की मदद से या किसी और सॉफ्टवेयर की मदद से कि क्या ये डेटा नॉर्मल है या नहीं, तो हम 2 चीजों को देखेंगे। 1, स्क्यूनेस दैट हैज टू बी 0, और दूसरे नंबर के ऊपर कर्टोसिस दैट हैज टू बी 0 के जब डेटा नॉर्मल होगा। ओके, अब जरा हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि नॉर्मेलिटी की जरूरत कहां पे पड़ती है, क्यों हम इसको इतना इंपॉर्टेंट कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल टूल्स जिसको यूज करते हैं हम डेटा एनालिसिस में, वो रिक्वायर करते हैं कि जिस डेटा सेट के ऊपर हम ये अप्लाई करें वो नॉर्मल हो। हम मीन का फार्मूला यूज करते हैं, हम मीडियन का फार्मूला यूज करते हैं, हम कोई और टेक्निक लाइक कोई ग्राफ डेवलप करते हैं, हम रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं, हम क्लस्टर एनालिसिस यूज करते हैं। कोई भी टेक्निक भले से आपको उसका नाम आता हो या ना आता हो, लेकिन वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक हो, तो एक चीज आप फॉर श्योर कह सकते हैं कि ये टेक्निक डेवलप हुई है फॉर नॉर्मल डेटा। फॉर नॉन नॉर्मल डेटा के लिए ये अप्लाई नहीं हो सकता। सो इस वजह से डेटे की नॉर्मेलिटी को असेस करना बहुत ज़रूरी है कि हम आगे तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हैं। सारी डेटा एनालिटिक्स में जो टेक्निक्स अप्लाई होती हैं उसमें 90% टेक्निक वो स्टैटिस्टिक्स से ली गई हैं। तो स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर करती है कि डेटा नॉर्मल। ओके, आपके जहनों में लाजमी तौर पे ये सवाल आया होगा कि बहुत सारी सिचुएशन में तो ऐसा नहीं होता, ना ही स्क्यूनेस की वैल्यू 0 होती है, ना ही कर्टोसिस की वैल्यू 0 होती है, और अभी हम एक इतनी सख्त कंडीशन लगा रहे हैं कि डेटा मस्ट बी नॉर्मल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो जब नहीं होगा तो क्या हम नहीं लगा पाएंगे? लगा तो हम लेंगे, लेकिन उसकी जो वेरोसिटी है, उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो रेलिवेंस है, उतनी कंप्रोमाइज हो जाएगी। सो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम डेटे को नॉर्मल रखें। जब नॉर्मल नहीं होता तो फिर हम उसको किसी टेक्निक की मदद से हम नॉर्मल बना लेते हैं। लाइक डेटा नॉर्मल नहीं है क्योंकि उसमें आउटलायर हैं, आउटलायर नॉर्मेलिटी को ख़राब करते हैं, तो हम डेटे के ऊपर एनालिसिस करने से पहले, कोई टेक्निक अप्लाई करने से पहले उसके आउटलायर को उसमें से निकाल लेंगे ताकि डेटा नॉर्मल हो जाए। डेटा मेसोकर्टिक नहीं है, डेटा इधर प्लेटिकर्टिक है या लेप्टोकर्टिक है, तो उसके मेसोकर्टिक ना होने की वजह शायद ये हो कि डेटे में कोई सबसेट हो, उनको हमने इकट्ठा करके रख लिया हो, तो उस सबसेट को एनालिसिस करने से पहले उस सबसेट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, यानी डेटे को सबसेटिंग में कर लेंगे और उसके बाद एनालिसिस करेंगे। ये मैंने चंद एक टेक्निक्स आपको बताई हैं जो आम तौर के ऊपर यूज होती हैं, और हमने इन लेसन्स में उनको डिस्कस भी किया है, कुछ को कर लिया है, कुछ को अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो हम जिस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं कि डेटा मस्ट बी नॉर्मल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल या एनालिटिकल टूल्स, और जहां पे ये नहीं होता नॉर्मल,
वहाँ पे हम उसको पहले स्टेप में नॉर्मल करते हैं और करने के बाद हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। ये जो स्टेप है ना कि जिसमें हम उसमें से नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं डेटा प्रिपरेशन। हम डेटे को पहले तैयार करते हैं कि क्या ये डेटा इस काबिल है कि उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई कर सकें। तो हम डेटे को पहले तैयार करते हैं। उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको हम वक्त के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करते जाएंगे। एक और चीज़ भी यहाँ पे मौजूद है जो अक्सर सोशल साइंस में आती है, वो ये है कि डेटा अगर एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं है तो हम कोशिश करेंगे अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल तो हो जाए, यानी तकरीबन नॉर्मल तो हो जाए। तकरीबन नॉर्मल अब क्या होता है, लेट्स से उसकी स्क्यूनेस की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत करीब है, लेट्स से 0.32 है, 0.097 है। अब ये तो बहुत छोटी वैल्यूज है ना, न्यूमेरिकली 0 के बहुत करीब है, तो हम ये कहेंगे कि यस डेटा इज नॉट सिमेट्रिक, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सिमेट्रिक है कि हम ये वैल्यू 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत करीब है। इसी तरीके से जब हम कर्टोसिस की कैलकुलेशन करते हैं तो अगर वो वैल्यूज एग्जैक्टली 0 नहीं आती तो हम ये कोशिश करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वो उसके बराबर आ जाए। आम तौर के ऊपर जो सोशल साइंस में यार्डस्टिक यूज होता है कि ये अप्रॉक्सीमेशन हम कहाँ तक कर सकते हैं और कहाँ पे हमें ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं करनी चाहिए, वो -1 और +1 का यार्डस्टिक यूज होता है। यानी अगर स्क्यूनेस की वैल्यू 0 और -1 के दरमियान में है या 0 और +1 के दरमियान में है, यानी -1 और +1 के दरमियान में वैल्यूज हैं, तो हम ये कहेंगे कि डेटा नॉर्मल नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है। और क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है लिहाजा स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई किए जा सकते हैं। एंड द सेम इज ट्रू फॉर द कर्टोसिस कि अगर कर्टोसिस की वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है लेकिन -1 और +1 के दरमियान में है, तो हम कहेंगे कि डेटा नॉर्मल नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर स्क्यूनेस की वैल्यू 5.3 हो तो फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन की टर्म यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से 5 तो बहुत दूर है। लिहाजा हम यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ करते हैं हमारे डेटा एनालिसिस में, एक नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा है और एक अप्रॉक्सीमेट नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा है। ज़्यादातर जो चीज़ यूज़ होती है वो अप्रॉक्सीमेट नॉर्मेलिटी होती है। और एक बात तो फॉर श्योर क्लियर है कि फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल टूल्स, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा इज ए मस्ट, इज रिक्वायर्ड। अब नॉर्मेलिटी अगर एग्जैक्ट नहीं है तो चलो अप्रॉक्सीमेट टर्म में तो है, तो इस वजह से हम ये अप्रॉक्सीमेट की टर्म को यूज़ करके अपनी जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल, उसको लेजिटिमेट बना देते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो उसकी एप्लीकेशन के ऊपर सवाल उठ जाएंगे कि ये आपने किया क्यों है, कि डेटा तो नॉर्मल था ही नहीं, तो इसको आपने कैसे यूज़ कर लिया। एक बड़ी नाइव सी एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है इसके हवाले से कि जब हम बिरयानी बनाते हैं तो चावलों को पहले धोते हैं, कुछ देर पानी में रहने देते हैं, उसके बाद हम हंडिया में डालते हैं उसको पकाने के लिए। लेकिन अगर हम ये सारा प्रोसेस ना करें, यानी चावलों को प्रिपेयर ना करें, तो क्या बिरयानी बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। बिल्कुल उसी तरीके से जब डेटा नॉर्मल है ही नहीं, यानी प्रिपेयर है ही नहीं स्टैटिस्टिक्स के लिए, स्टैटिस्टिकल टूल के लिए, तो उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो हम यूज़ ये करते हैं कि डेटा मस्ट बी ईदर नॉर्मल or approximately normal. I hope I could make myself understood.